सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे एक दिल खराश खबर से। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार की फ़ज़ा लहू से सुर्ख है और ये लहू उन मासूम फूलों का है जो नन्हे हाथों में किताबें लिए इल्म की शमा रोशन करने चले थे, मगर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने उन्हें बारूद से निशाना बनाकर फिर माओं की गोद उजाड़ दी। ये वही बुज़दिल दुश्मन है नाजरीन, जिसने पहले रात की तारीकी में हमला किया और मुंह की खाई, और इसी शिकस्त को छुपाने के लिए भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बेगुनाह और मासूम बच्चों की जान ले ली। ISPR के मुताबिक भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों का इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने दुश्मन को नाको चने चबवाने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर का टॉप ट्रेंड दुश्मन को पैगाम दे रहा है कि कौम के हौसले बुलंद हैं और दुश्मन की हर साजिश खाक में मिला दी जाएगी। आज इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा भी किया। इसहाक डार चाइना में अहम मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ UN में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दुनिया को भारत की ख़तरनाक पहरी तैयारियों से आगाह किया। भारत सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जंगी तैयारियों का जवाब क्या हो सकता है और हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, इसी पर हम बात करते हैं सीनियर एहतशामुल हक साहब। उनके साथ साथ हमें सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आगाज़ मैं एहतशाम साहब से करूँगी। एहतशाम साहब, बड़ा ही दिल खराश अफसोसनाक वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में बात पहले भी ये करते रहे हैं कि अब भारत शिकस्त को छुपाने के लिए प्रॉक्सीज़ को एक्टिव करेगा, और आज इसी सिलसिले में हमने ये वाक़या भी देखा। अब किस तरह से सारे मामलात को देख रहे हैं और जो ये खबरें हैं इससे रिलेटेड कि अब मज़ीद क्या तैयारियां की जा रही हैं इनसे निपटने के लिए, उस हवाले से भी बताइए। देखिए, हम ना इसमें कोई शक नहीं है, और दानदारी की बात तो यह है कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं भारत का क्रूअल फेस देख रहे हैं, मकरू चेहरा देख रहे हैं, उसको अनमास्क करने का वक्त आ गया। इससे अच्छा वक्त कोई नहीं होगा, इसलिए कि अब मेरी इतलात हैं जिस तरीके से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को ख़ास तौर पर डिफेंस अटैचीज़ को जो बताया गया भरपूर तरीके से कि जी इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, और कुछ लोगों ने कहा कि जी सबूत देखने के बाद ये तो ओपन एंड शट केस है जी, अब वक्त आ गया इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान मोबिलाइज हो जाए भरपूर तरीके से। देखिए, हम ना आपको याद होगा जब मोदी मार खाने के बाद पाकिस्तान से अब चेहरा छुपा रहा था और सारी दुनिया उन पर तनकीद कर रही है, उनके अपने लोग तनकीद कर रहे हैं, उनकी सियासी इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं, इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा था भाई फ़िक्र ना करें, ये तो जंग में अभी पास आया है, ये संदूर ऑपरेशन जारी रहेगा। देखें, अब पता चल गया है कि ये सॉफ्ट टारगेट जो है ना उनको उन्होंने ये लेना था। आप देख लें मासूम बच्चों को आप जिस तरीके से शहीद किया आपने, और दूसरी शर्मनाक बात यह है कि उनका तो कोई मॉरल है ही नहीं है, कोई चेहरा है ही नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए। उसमें आप देख लें जिस तरीके से आपने जिक्र किया अफ़गानिस्तान का भी, मतलब वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखें अब हो क्या रहा है। अब ना इस वक्त सूरत हाल ये है कि 12 से ज़्यादा प्रॉक्सीज़ जो थी टेररिस्ट की ना, उनको जिस तरीके से ख़त्म किया गया, और हालिया दिनों में जिस तरीके से बन्नू में, कर्क में और कुछ जगहों पे हमले किए थे, उनके लोग पकड़े गए, मारे गए, हिंदुस्तान को एक मुसीबत पड़ गई है। उनका ये ख्याल था कि ये हम फ्रंट गर्म करेंगे, इसके बाद वो नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आमना बनाने के लिए भरपूर तैयारी होगी है, और मैं आपको बड़ी खबर दूँ, इस लिहाज से जितनी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन पाकिस्तान का चाइना का खुल के ओपनली सामने आया है, शायद पहले नहीं था। आप देख लें एयर चीफ से जो मुलाकात की अमेरिकन एम्बेसडर ने, उसमें क्या किया गया, लफ्ज़ देखें, वो कहा जा रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म तैयार कर लिया गया। हर फील्ड में जो है ना वो जिसको कहते हैं मिल के बैठ के मामलात को देखेंगे। अब सवाल ये है कि जो मुलाकात हुई है अफ़गान नायब वज़ीर आज़म से, नायब वज़ीर ख़ारजा से, इंटरम जो है, और उसमें आपने देखा किस तरीके से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इसहाक डार साहब का भी, उनका भी हाथ पकड़ा हुआ है। वहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सारे शवाहद जो एक दफ़ा फिर वहाँ पेश किए गए। चाइना को तो बताए थे, ये मुत्तकी साहब को दिए गए कि जी ये देखें, बाकायदा उनको प्रूफ ऑडियो वीडियो के ज़रिए बताए गए कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से 3 से 3,500 TTP के लोग जो उंडर कुरस्तान नूरस्तान में बैठे हुए हैं, कंधार में बैठे हैं, जिनको भरपूर सपोर्ट अफ़गानियों के, और उसमें अब शामिल हो गया हिंदुस्तान। ये प्रॉक्सीज़ किस तरह इस्तेमाल हो रही है, उनके सहूलतकार, बेटर, उनके फाइनेंसर, उनके ट्रेनर्स,
ये सारा कुछ बताया गया और कहा जा रहा है, इतलात है, बड़ा मादत खान लहजा था उनका, और यही कहा गया कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा, अपनी सरजमीन की इजाज़त नहीं देंगे इस्तेमाल की। लेकिन चाइना ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया कि हमारे अहदाफ, हमारा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन, ये $3 ट्रिलियन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, $60 बिलियन का सेपेक, इसको जो नाकाम करने की कोशिश करेगा, हिट करेगा, ये चाइना के ख़िलाफ़ डायरेक्ट जो लड़ाई होगी। तो मेरा ख्याल है दुनिया भी समझ गई है, हिंदुस्तान भी समझ गया है कि अब लड़ाई क्या है, कहाँ मामला जाएगा। लेकिन इनके लिए एक आसान तरीका आमना के दहशत गर्दी करवाना, माजत के साथ हमारे लोग बिकते हैं, पैसा खाते हैं और हिंदुस्तान के हाथों जो है ना वो जिसको कहते हैं इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारी आर्म फोर्सेज ने जो प्लान किया हुआ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और जिस तरीके से इनिशियली उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली है और कामयाबी मिली है, लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द मामला जो है ना इसको समेटने की कोशिश की जाएगी। दरअंदाजी जिस तरीके से अफगानिस्तान में सहूलतकारी हिंदुस्तान की हो रही है, न सिर्फ सफारती सतह पर सारी दुनिया को बताया जा रहा है, बताया भी गया है, और उसका तोड़ माफ और होना भी चाहिए कि अब जो शवाहिद है उनको कामयाबी के साथ मामला इकट्ठे करके अब वाकई ही प्रोएक्टिवली इस मामले को देखा जाए। मसूद साहब, मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। मसूद साहब, ये प्रॉक्सीज को जो एक्टिव किया जा रहा है, इसमें एक हम देखते रहे अफगानिस्तान का भी बड़ा अहम किरदार है, खेलता रहा है भारत के हाथों में हमेशा। लेकिन ये जो चाइना में एक मुलाकात होना एक इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि आज जो खबर हम देख रहे थे फॉरेन ऑफिस से भी आई है कि ये मुमालिक मिलकर अब दहशत गर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं खित्ते में। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज़ ने एक्सटेंड किया है सी पैक को अफगानिस्तान तक। तो ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, अफगानिस्तान को कंटेन किया जा सकता है चाइना की जानिब से इस मामले में? जी हाँ, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स है। और लेकिन अगर आपको याद हो कि चंद दिन पहले हमारे एम्बेसडर, पहले तो इसाक डार साहब काबुल गए थे, विजिट करके आए थे। इसके बाद से हमने देखा एम्बेसडर सादिक भी, और जो चाइनीज स्पेशल एनवाई ऑन अफगानिस्तान है वो भी काबुल में थे। तो वहाँ पे भी पॉजिटिव वहाँ से इतलात आ रही थी। उस वक्त मुत्तकी साहब वहाँ पे थे, फिर मुत्तकी साहब ईरान गए, ईरान से फिर बीजिंग गए हैं। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, मेरा ख्याल में अगर ऐसा है जिस तरीके से चाइनीज ने कहा है और सी पैक की एक्सटेंशन होगी और अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो इससे मेरे ख्याल में इसके दूरस नताइश होंगे। और अफगानिस्तान को देखें कि जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी 15 अगस्त 2021 से बढ़ी है। और मोस्टली देखें कि तमाम जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, चाहे वो फितना और ख्वारिज हैं या ब्रास वाले हैं, वो अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करते हैं। वहाँ पे जो उनको फंडिंग वहाँ से आ रही है, देखें वहाँ पे हाइड आउट्स भी हैं, और इसके अलावा जो प्लानिंग वगैरह होती है वहाँ पे है। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस हमारे सामने एक मिसाल है कि जो अटैकर्स जो थे, दहशतगर्द जो थे, वो देवर इन कम्युनिकेशन अफगानिस्तान में भी राब्ते में थे, इंडिया में भी राब्ते में थे, और इंडियन मीडिया को भी वो फीड कर रहे थे। तो देखें कि उन हालात के तनाजुर में मेरे ख्याल में चाइनीज तो समझते हैं कि यहाँ पे खित्ते के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में क्या गेम खेली जा रही है। तो लेकिन मेरे ख्याल में अब जिस तरीके से हमने वो पिक्चर देखी है, जिस तरीके से वांग यी ने उनको लेफ्ट राइट में रखा हुआ है, तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और हम तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के ऑन बोर्ड होने से अफगानिस्तान की सेंसिटिविटी बहुत मैटर करती है, उनका सीरियसनेस बहुत मैटर करता है। दे शुड टेक ए स्टैंड कि जी यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे हमारे सरजमीन पे बैठ के ऑपरेट नहीं कर सकता है, यहाँ से टेररिस्ट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दोहा अकॉर्ड में भी देखे अंडरस्टैंडिंग उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड स्टेट्स को दी हुई थी कि वी विल नॉट अलाउ कि माजद के साथ मैं आपको थोड़ा मसूद साहब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा आप भी इस पर कमेंट करें। आप ना देखें जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये दहशत गर्दी के बारे में ग्लोबल इंडेक्स 2025 जो जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि जी पिछले साल के मुकाबले में 45% दहशत गर्दी पाकिस्तान में बढ़ी है। और बड़ा वाज़े तौर पे बताया गया कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर से किस तरह दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है। तो ये हिंदुस्तान का ये चूरन अब बिकना बंद हो जाएगा कि वो वाक़या खुद कराते हैं और नाम पाकिस्तान पे देते हैं। अब दुनिया ने भी दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। जी मसूद साहब। एहतिशाम साहब सही कह रहे हैं। देखें कि दुनिया ने रियलाइज किया, जब देखें पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और अभी तक उनका जो जसवाल थे स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक कर दिए थे चंद दिन के अंदर अंदर, और दुनिया भर को एक कहते हैं ना कि एक जर्रा भर एविडेंस नहीं दे सके जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो। अब दुनिया भी समझ रही है कि इंडिया क्या गेम कर रहा है। फिर देखें ना ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, कनाडा में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ और यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरियों की असैसिनेशन थी उस पर गार्डियन ने भी स्टोरी कैरी की, वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस पर लिखा।
सो इंडिया का जो मकरू चेहरा है कि वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है एज ए स्टेट टूल के तौर पे, और ख़ास तौर पर देखें जब से ये एक्सपोज हुए, ह्यूमिलिएशन हुई है हर रोज हो रहे हैं ना मसूद साहब। आप गोल्डन टेम्पल को लेके जो इन्होंने झूठी खबरें, मन घड़त स्टोरीज घड़ी के ड्रोन्स और मिसाइल से पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को अटैक किया ताकि ये सिख कम्युनिटी को हमारे अगेंस्ट कर सकें। उसमें भी जो गोल्डन टेम्पल से मुंसलिक सिख हैं उन्होंने भी तरदीद कर दी है, उन्होंने भी मुस्तरद कर दी है। देखें, बिल्कुल सही है। देखें, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल छपा है द वायर में, उनके लिखने वाले उनका है संजीव सूद है, कि फॉर्मर डीजी हैं BSF के। उन्होंने लिखा है, एक मेजर रिटायर्ड मेजर है, मिसाइल्स ऑफ रेटरिक उन्होंने कहा वो फायर करता है। और उन्होंने कहा एक मुच्छू वाले जनरल साहब हैं, और उन्होंने कहा कि वो चाहता है पाकिस्तान का नक्शे से पाकिस्तान का नाम निशान गायब हो जाए। और उन्होंने कहा कि 2025 की सबसे बेहतरीन कॉमेडी सीरीज जो है वो उन्होंने कहा इंडियन मीडिया है। तो ये इस तरह के लोग हैं कि ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कहानियां बनाते हैं। और अभी आप देखें ना कि जी एक चीज़ और भी आमना देखें, जो अभी मसूद साहब बात कर रहे हैं कि जितनी बुरे तरीके से ह्यूमिलिएशन उठाना पड़ी हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में अगर आप देख लें उनके एक्सपर्ट आमना जो बात कर रहे हैं, आज वो सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन सी जंग जीती। वो कहते हैं 65 की जंग आपने हारी, कारगिल में हारी, 1948 में आप हारे जब आज़ाद कश्मीर आज़ाद कराया गया, 71 की वार के बारे में करण थापर बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है, उसका इंटरव्यू दोबारा से आजकल जारी हो रहा है। मानिक शाह जिनको फील्ड मार्शल आमना बनाया गया था ईस्ट पाकिस्तान के वक्त, वो ईस्ट पाकिस्तान अदा करने पे उनसे सवाल पूछा करण थापर ने कि जी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज नाअहल थी इसलिए वो नाकाम हो गई वहाँ पे? उसने कहा गलत। ये मानिक शाह कह रहा है कि जितनी बेजिगरी से पाकिस्तान की फ़ौज लड़ी है दुनिया का कोई खत्ता नहीं लड़ सकता जिस तरह। उन्होंने कहा मेरा तो मुकाबला ही कोई नहीं था भाई, मेरा तो 1 और 50 का मुकाबला था, और पाकिस्तान की फ़ौज तो अपने बेस से 1000 मील दूर थी। मतलब आज दुनिया भी ये मान रही है कि कतर में आपने साजिश करके हमारा एक हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन जब वक्त आया अपना जिसको कहते हैं मैदान जंग में, वो कहते हैं उनके लोग अपने कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बड़ी बुरी मार लगी, और आज 11 साल का मोदी का इक़्तिदार बड़े खतरे में है। जी बिल्कुल ठीक। मैं ज़रा से हट के मसूद साहब से बात करूँगी। मसूद साहब, ये पहले तो ये क्लेम कर चुके थे कि जी हमने यहाँ पर दहशतगर्दों को उन पर अटैक किया है, उनको निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया। ये जो आज सिविलियंस छोटे छोटे मासूम बच्चे जो एक बस में स्कूल की जानिब रवाना थे, उनको अटैक किया गया। ये हमारे पास तो पहले भी सिविलियंस जो इन्होंने अटैक किए हैं वो शवाहिद मौजूद हैं, ये भी शवाहिद मौजूद हैं। तो भारत का चेहरा तो दुनिया के सामने है ही है यहाँ, लेकिन अब दुनिया इस पर क्या करेगी, ये भी वक्त आ चुका है। देखें कि एक तो इसमें शक नहीं था कि जो वो हजीमत उठाने के बाद उन्होंने कहा, फिर अभी जो इनके प्रॉक्सीज हैं वो भी प्रेशर में हैं और वो चाहते हैं ये डिलीवर करें। दैट्स वाई ये प्रेशर है। और इस तरह हमने देखा पिछले 2-3 दिन के अंदर 12 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिस तरीके से आज के जो वाकया हुआ खुजदार वाला, तो BLA है और फिर उनको कहा गया है कि आप साफ टारगेट पर जाए जिस पे इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो यहाँ से खबर बने। थैंक यू सो मच मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसलिए शाम साहब ने बड़ा अहम तजिया पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इकोनॉमी से रिलेटेड क्या खबरें हमारे सामने हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम इकोनॉमी के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बजट भी आने वाला है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान और IMF वफ्द में बजट तजावीज़ पर मुज़ाकरात भी जारी हैं और ज़राए के मुताबिक कई मामलात पर इत्तफाक़ राय हो गया। हुकूमत और IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक़ किया, जिससे बिजली, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर महंगाई का नया बोझ पड़ने का खदशा है। दूसरी तरफ तरसीलात ज़र में बेहतरी, जारी खाते का सरप्लस और पॉलिसी रेट में कमी जैसे इशारे खुश आइंद हैं। मगर IMF की 88 खरब रुपए के मालियाती खला और 2030 तक निजकारी से आमदनी ना होने की पेशगोई खतरे की घंटी भी बजा रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 6 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मगर तनख्वाहदार तबका और गुर्बत की चक्की में पिसने वाले अब भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। तो क्या ये जो बजट है 2025-26 सिर्फ अदादोशुमार का एक खेल होगा या वाकई आवाम मिलेगा इससे? मैं इस पर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया इकोनॉमी एक्सपर्ट चौधरी अकमल साहब ने। चौधरी साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। सर, ये
अब तो हम फिर सुन रहे हैं कि जी बिजली, गैस और आपका पेट्रोलियम मसनूआत ये सब दोबारा महंगी होने जा रही हैं बजट में, और ज़राई आमदन पे भी टैक्स होगा, फिर इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो हैं उनको, उनकी इंपोर्ट को उस पर छूट मिलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ की जो मकामी इंडस्ट्री है वो भी मुतासर होगी। तो ये सारे जो मामला हैं इनको देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि जो बजट आ रहा है, हम तो सोच कर बैठे थे कि इस बार कुछ रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्ट्स बड़े अच्छे हुकूमती सतह पर हम देख रहे थे, रोज़ाना आके एक्सप्लेन किए जा रहे थे, तो अब क्या हमें इससे किस हद तक तवक्कुआत होनी चाहिए? स्टेट्स अच्छे होने से जो है ना वो एक गरीब आदमी का पेट तो नहीं भरता ना। असल चीज तो ये है कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ऑन ग्राउंड रियलिटीज जो है ना वो हमें देखनी चाहिए। IMF की जो है ना वो मुस्तकिल शराइत में जो है ना मजीद इजाफा होता जा रहा है। पहले जो है ना वो 39 के करीब थी, अब 11 के करीब जो है ना वो उन्होंने मजीद शराइत पकड़ा दी हैं पाकिस्तान की हुकूमत को कि आप इनके ऊपर भी अमल दरामद करें, और उसमें आने वाले वक्तों में जो है ना वो मजीद जो है वो सख्तियाँ नज़र आ रही हैं, जिनकी मिसाल मैं अगर आपको दूँ कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसको तकरीबन 100 रुपये तक ले जाया जाएगा। तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल आप ये समझें कि लोअर लेवल के ऊपर है, बिल्कुल ज़्यादा लोअर तो नहीं, 64 बैरल जो है वो $64 पर बैरल जो है वो इस वक्त प्राइसेस हैं, नॉर्मली 70 प्लस के ऊपर होती हैं। तो इन हालात में अगर लगाते हैं पेट्रोलियम लेवी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होती हैं, जिसका कि इम्कान नज़र भी आ रहा है चाइना और अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, तो पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का खदशा है। वंस पेट्रोल या ऑयल की प्राइसेस अगर एक मरतबा ऊपर चली जाएं तो यू कैन अंडरस्टैंड देन हर एवरीथिंग जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो या हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है वो ये बात की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अगेन जो है ना वो उससे रियल एस्टेट सेक्टर में जो है ना वो इंसेंटिव देंगे भी तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग प्लॉट्स का और लैंड का काम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होती। सैलरी क्लास को बात की जा रही है कि तकरीबन 10% एवरेज जो है वो रेट उनका कम किया जाएगा। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या आगे जो है ना वो होती है प्रोग्रेस, लेकिन शराइत बहरहाल IMF की सख्त हैं। फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो उन्होंने कहा है कि आप इसको 5.1% जो है वो 5.1 से बढ़ा के 5.6% ऑफ दी GDP जो है वो उन्होंने कर दिया। प्राइमरी सरप्लस जो है वो तकरीबन 2100 अरब रुपए जो है वो कर दिया, ताकि जो है ना वो हम ये जो लोन रीपेमेंट्स या उनके ऊपर जो हमने सूद अदा करना है वो आसानी से अदा हो सके। ज़ाहिर है IMF ने सबसे ज़्यादा सिक्योर इसी बात को करना होता है कि हुकूमत जो है ना वो और कुछ करे ना करे, कर्जों की अदायगियाँ जो है वो लाजमी करे। तो इसके ऊपर जो है मजीद रेवेन्यू जनरेशन के लिए 551 बिलियन जो है वो रिटेल सेक्टर से निकालने की बात हो रही है। पावर सेक्टर इस्लाहात की बात हो रही है। मैं तेजी से जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें हैं। इस बार वैसे जो रिटेलर्स हैं इनके लिए मुश्किलात होंगी, जी पहले मीट नहीं कर पाए। तकरीबन इस मरतबा 531 अरब रुपए का जो है ना वो मजीद टारगेट किया जा रहा है कि ये आपने रिटेलर्स से ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है इसको आपने और मुस्तहकम करना है और इनसे मजीद जो है वो आपने निकालने हैं। डिफेंस बजट थोड़ा सा बढ़ाया 252 अरब रुपए। एक तरफ आप देखें हमारी जो इंडिया की जो है वो किस हद तक जो है ना वो हमारे ऊपर हावी होना चाह रहा है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात अलग हो रहे हैं और बहुत कम जो है ना IMF ने परमिट किया है कि डिफेंस बजट में इजाफा किया जाए। 12% तक कह रहे हैं, ये 18% तक कह रहे हैं। जी 252 यानी 2414 तक जो है ना ये पहुंच जाएगा। PSDP जो है ना वो बहुत कम रखा है, तकरीबन 1007 अरब रुपए, पिछली मरतबा से भी जो है ना ये कम है। और फिर से इन सब चीज़ों को कि IMF के साथ जो भी चीज़ें एग्री हो गई उनकी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी हुकूमत को पब्लिश करनी होंगी। तो मतलब बड़ी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो IMF की तरफ से आ रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि आवाम के लिए कोई बहुत अच्छी खबर इस बजट में होगी। ठीक है एहतशाम साहब, महंगाई के हवाले से हम गुन गा रहे होते हैं जी, महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स उठाएं वो कह रहे हैं, ये लास्ट ईयर का ही डेटा उठा लें, 1.9 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी जा चुके हैं, उसमें आ चुके हैं।
तो कहाँ से महंगाई कम हो रही है? लोग गुर्बत में जाए जा रहे हैं। जो हम टैक्स के हवाले से मामला देख रहे हैं वो टारगेट मीट नहीं हुआ, मजीद टैक्सेस लगेंगे, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। बजट के हवाले से जब हम चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या प्रपोजल्स पेश किए जा रहे हैं, वो देख के भी डर लग रहा है आगे क्या मामला होने वाले हैं। हमने देखे दावे क्लेम तो आपने देखा है कर्से से जारी है। हुकूमत तो एक ही बात लेके बैठी हुई है कि जी 38% अगर आप जून 2023 से शुरू करें तो कहते हैं 38% और एक जगह कहते हैं 40% थी महंगाई, जो 0.4% पे आ चुकी थी पिछले 1.5-2 माह में। अब जो कहा जा रहा है कि 2-2.5-3% ये बढ़ेगी। देखिए हमने शुरू में आपने बात की थी कि IMF के साथ इत्तफाक राय हो गया है, तो इत्तफाक राय में आपको ये बता सकता हूँ सिर्फ IMF की शराइत पे हुआ है। IMF ने इतना जकड़ दिया अपने इस नए प्रोग्राम में जो $7 बिलियन का है। इसमें बहुत मैं कहता हूँ नामुमकिनात में से है कि हुकूमत के लिए कोई मनूवरिंग, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो बार बार ख्वाहिश उनकी होगी कि हम कोई तनख्वाहदार तबके को, आम आदमी को रिलीफ दें, तो लगता नहीं आमना रिलीफ। और इस बार पार्लियामेंट से भी बजट पास करवाना पड़ेगा, ये भी IMF की शर्त है, ये भी एक टास्क होगा इनके लिए। ये भी कह दिया, ये भी बड़ी शर्त उनकी है कि जी उनसे मंजूर करवाएं, और ये कहते हैं कि स्टाफ लेवल जो हमारी बातचीत हुई थी इन लाइन विद दैट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी मुश्किल होगी। हमने देखे अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि जी अगले माली साल के लिए ट्रेडर से 531 अरब रुपया वो वसूल करने का प्लान किया गया है। देखिए पहले 10 माह में बहुत बड़ी नाकामी FPR की है कि 36.7 बिलियन रुपया जो कलेक्ट करना था रिटेलर से 10 माह में नहीं हुआ। उसके मुकाबले में आप देख लें आमना कि ये तनख्वाहदार तबके से 437 अरब रुपया जो है ना टैक्स की मद में पहले 10 माह में हुकूमत इकट्ठा कर चुकी है, जो 150 अरब रुपये ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। अब आ जाएँ आपके हुकूमत के पास क्या कुशन है, क्या आप दे सकते हैं। देखें ये एक बिगेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1.3 ट्रिलियन रुपया हुकूमत लेने जा रही है। वो किस तरह? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा के, जो 78 रुपये है इसको 100 रुपये कर दिया जाएगा। अब मुझे बताएं कि इसके बाद क्या रह जाएगा? पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के बाद हर चीज़ की बढ़ जाती है। देखें जो मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन बात आमना ये है कि आप देख लें कि IMF जिस तरह अपना प्रोग्राम आके लेके जा रहा है, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये पाकिस्तान में ग्रोथ का लफ्ज़ मिटाई दिया जाए। वो कहते हैं जी ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। आपने बेल्ट टाइटनिंग करनी है, आपने जनाब जिसको कहते हैं वो ऑस्टेरिटी मेजर लेके आने हैं। आप भूल जाएं कि ग्रोथ होनी है आपके मुल्क में, वो 2.5% से ज़्यादा जा नहीं रहे। आमना मुझे बताएं जिस मुल्क में ग्रोथ GDP ग्रोथ नहीं होगी, आप जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे, आप गुर्बत का खात्मा कैसे करेंगे? इतनी बढ़ती आबादी पर 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई, तो ये कैसे होगा? मेरा नहीं ख्याल आमना कि ये इन हालात में हम आप कुछ कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद चौधरी अकमल साहब, एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम स्टोरी उस हवाले से डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। इजराइल के गजा पट्टी में ताज़ा हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। UN ने खबरदार की है कि मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है और अगले 48 घंटे में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। 3 माह की ज़ालिमाना नाकाबंदी के बाद इजराइल ने गजा में कुछ इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी है, मगर 20 लाख भूख से बिलखते फ़लस्तीनियों के लिए ये इमदाद महज एक कतरा है। भूख के बहरानों की शिद्दत जानने वाले मुस्तनद इदारे IPC के मुताबिक 5 लाख फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ भूख की वजह से ख़तरे में हैं। मगर इजराइल की दरिंदगी देखिए कि भूखे प्यासे और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसा रहा है। इन तक इमदाद की रसाई पर पाबंदी लगा रखी है और अब इजरायली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि वो गजा की पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। नेतन्याहू के इस दावे से लगता है कि गजा में इजराइल तबाही का एक नया बाब लिखने जा रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने इजराइल से ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला कर लिया, जबकि बरतानिया ने इजराइल से तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। फ्रांस और कनाडा ने भी इजराइल पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया दे दिया है। क्या सिर्फ धमकियां काफ़ी हैं या नया वाकई हम देखेंगे कि दुनिया जो है कोई बड़ा कदम उठाएगी इस जानिब? और साथ साथ उनका बयान है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये जंग जारी रहती है तो वो ये कह रहे हैं कि हम इजराइल को अबेंडन कर देंगे। अब इन धमकियों के बाद ये देख रहे हैं हम कि किसी हद तक महदूद इमदाद जो है वो खोलने का फ़ैसला किया गया, लेकिन किस हद तक ये जंग बंद करवाई जा सकती है इस प्रेशर के साथ, इस पर बात करते हैं। अहमद हसन अल अरबी IR एक्सपर्ट, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अहमद।
अहमद, ये एक तो पहले हम देख रहे थे सब खामोशी थे, लेकिन ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है कि ये जो ममालिक हैं बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और उसके बाद यूएस की जानिब से जिनकी इनको बड़ा तकिया हासिल था इसराइल को, अब वहाँ से भी एक बयान आ जाना कि अगर ये जंग जारी रहेगी तो अबेंडन कर दिया जाएगा इनको। सो एक हाथ जो उनको एक मिला था वो भी अब पीछे हट चुका है, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन का शिकार हो गया इसराइल, और किस हद तक ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है सिचुएशन में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसराइल का भी जो प्लान था, जो ऑब्जेक्टिव था गाजा को लेकर, जो ये करना चाहते थे, जो इनका ऑडिट यीन ऑन प्लान था 84 का, जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था, उसमें सिर्फ फ़लस्तीन इनका टारगेट नहीं था। यीन ने क्लियरली लिखा था कि वो सीरिया को एक हेडलेस स्टेट बनाना चाहते हैं, और वो जो कोई उन्हें मिडल ईस्ट के अंदर पोटेंशियल थ्रेट नजर आता है उसको वो इरेडिकेट करेंगे, वो ख़त्म करेंगे। पोटेंशियल थ्रेट की उन्होंने बात की थी। तो वो जो लार्जर इसराइल का जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव करने के लिए ये पहला स्टेप था जो उन्होंने गाजा में किया, जो फ़लस्तीन में करते रहे, और यहाँ से चीज़ें एक्सपेडाइट होनी थी। लेकिन यहाँ पे बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे इसराइल के लिए। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पूरी दुनिया की जो मीडिया है और पूरी दुनिया की जो वॉर मशीन है उसके के बावजूद ये गाजा के मुसलमानों को सबड्यू, they were not expecting कि वो इस तरीके की वहाँ से रेजिस्टेंस आएगी। और इस वक्त दुनिया में जो इन्होंने पिछले हॉलोकॉस्ट के उससे पहले भी अगर आप देखें, जो इनकी पिछले 100 साल की सारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी, जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया में एक नैरेटिव मजलूमियत का बिल्ड किया हुआ था, जिसकी बेस के ऊपर हॉलोकॉस्ट नैरेटिव के ऊपर फिर ये इन्होंने मिडल ईस्ट में आके भी बसे। फ़लस्तीनियों के साथ सुल्तान अब्दुल हामिद वाला जो सारा वाक़या था थियोडोर हर्जल का, वो सारी की सारी जो इनकी 100 साल की तकरीबन मेहनत थी वो गाज़ा में पिछले 2 सालों में गाज़ा के मुसलमानों ने और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से उसको एक्सपोज किया, द ब्रुटैलिटी, द जेनोसाइडल नेचर ऑफ इसराइलीज, तो उसके बाद वो भी इनको एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जाहिर है अभी द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इसराइल, और दुनिया उनके साथ, उस इसराइल के साथ अब चलने से अब परेशान है, एंग्शियस है। पूरे मुल्कों के अंदर हुकूमतों के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा गाज़ा को लेकर, गाज़ा के अंदर, गाज़ा के ऊपर उनका मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है, इस चीज़ के ऊपर हुकूमतों की पॉपुलैरिटी डिसाइड हो रही है, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। सो जाहिर है इस वक्त इसराइल एक आइसोलेशन का शिकार है। लेकिन जो क्राइसिस एट हैंड है वो ये है कि जो उस छोटे से इलाके में, जहाँ पे अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें, जितना असलहा इस्तेमाल, जिस तरह के बॉम्ब्स वहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं, तो ऐसी है कि तकरीबन 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर उस छोटे से शहर, जो छोटे से इलाके के गाज़ा के अंदर वो हुए हैं। वहाँ पे इमदाद की इस वक्त ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। पूरी दुनिया इस बात को, कि यूएन का, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इस बात को कह चुके हैं, दुनिया की सारी पावर्स, रशिया, चाइना, इवन अमेरिका, हर मुल्क ये कह रहा है कि यहाँ पे एड पहुंचनी चाहिए। और इसमें पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एड का जो सबसे खास रास्ता होके गुजरता है वो इजिप्ट से होके गुजरता है, और पाकिस्तान इजिप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लिवरेज है, और हम यहाँ पे एक प्रॉपर सप्लाई लाइन गाजा के मुसलमानों के लिए खोल सकते हैं। और अभी ट्रंप की धमकी है, उसके बाद ये इजराइल रुकेगा? देखें, या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात है। इस वक्त काफ़ी चीज़ें फ्लूइड हैं। ट्रंप ने आने के बाद ये कहा था कि ट्रंप के जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो उसमें उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो आने के बाद यूक्रेन रशिया की जंग जो है वो रुकवाएंगे। और फिर उन्होंने उस वक्त भी यहाँ पे जो गाज़ा और फ़लस्तीन की जंग के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, कुछ क्लियर कट, हाँ जी, उम्मीद दिलवाई थी, कुछ क्लियर कट स्टेटमेंट्स नहीं थी। तो अभी जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसको आई मीन आई विल वेट अ बिट, ताकि कुछ रियलिटी, उसकी कोई कॉन्क्रीट कोई चीज़ें ग्राउंड के ऊपर नजर आएं, फिर इट विल बी इजियर टू कमेंट ऑन इट। अभी पिछली बार की तरह बहुत जल्दी मैं हेस्ट में कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन सपोजिटली अगर ये वाकई ही सपोर्ट हट जाती है तो फिर इजराइल ऑपरेट नहीं कर पाएगा फ्रीली जिस तरह से वो कर रहा है। जी, अगर अमेरिका की 100% जो सपोर्ट है वो हट जाएगी इसराइल से, तो इसराइल प्रैक्टिकली, इसराइल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो इसराइल का डोनर है वो अमेरिका है। अमेरिका के बजट का मेजर पोर्शन पिछले, जब से इसराइल बना है तब से इनके
जो असलहा है और इसराइल को बचाने के लिए और इसराइल के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके देने के लिए जो अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, ज्यादातर तो अमेरिका का बजट उसी तरफ एलोकेट हो रहा है। सो अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है इसराइल से तो इसराइल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, लेट अलोन के वो जो फलस्तीन के गाजा के मुसलमानों पे जेनोसाइड कर रहा है, वो तो वो है ही है, लेकिन इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर अमेरिका अच्छी नीयत के साथ 100% अपनी सपोर्ट खींच ले इसराइल से। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद हसन अल अरबी। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, जो कि एक आम खबर नहीं है। ये हर उस औरत के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, उसको एक उम्मीद दिलाती है। इंसाफ के हुसूल के लिए एक मजलूम, बेबस और दरिंदगी की भीड़ चढ़ने वाली बेटी के खून से लिखी गई तहरीर है, जो वक्त की दीवार पर हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। ये 20 जुलाई 2021 का वो दिन था जब इस्लामाबाद के पोश इलाके के एक शानदार घर में क़यामत टूट चुकी थी। ये मंजर कैमराज ने महफूज कर लिया कि नूर मुकद्दम जैसी बावकार, पढ़ी लिखी, जिंदा दिल लड़की मौत से भाग रही थी। वो दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी, खिड़कियों से झांक रही थी, सहन में गिरती है, उठती है, दुहाई देती है, मुझे बचा लो। लेकिन अफसोस कोई ना आया, कोई भी नहीं, और कातिल दरिंदा इसे घसीट कर कत्लगाह की तरफ ले गया। इस दरिंदे का नाम ज़ाहिर जाफिर था, जिसने इंसानियत का जनाजा निकाला। नूर ने 2 दफ़ा भागने की कोशिश की, लेकिन एक दफ़ा चौकीदार ने गेट बंद कर दिया और दूसरी दफ़ा जब नूर मुकद्दम ने छत से छलांग लगाने की कोशिश की तो ज़ाहिर जाफिर के मुलाजमीन ने एक बार फिर मकतूला को काबू करके अंदर धकेल दिया, जहाँ ज़ाहिर ने न सिर्फ नूर को बुरी तरह मारा पीटा, उसे कैद रखा, अजियत दी, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका रेप भी किया। और फिर वही खूनी लम्हा आया जब उसने एक तेज़ धार हथियार से नूर की गर्दन पर वार किया, बार बार किया, यहाँ तक कि सर तन से जुदा कर दिया। कितने खौफनाक, लर्जा देने वाले लम्हात थे, जिसका सामना इसने हत्ती जान ने किया। नूर की लाश खून से लथपथ उसके ख्वाबों की तरह बहुत देर तक वहीं पड़ी रही। आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी लम्हे तक मदद की उम्मीद बाकी हो। मगर हकीकत में अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद दरिंदा सिफ्त ज़ाहिर जाफिर की बेरहमी ने हर दरवाज़ा बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उसने वालिदैन की तरफ से भिजवाए गए नफ्सियाती अमराज के इदारे के अमले के एक फ़र्द को भी शदीद ज़ख्मी कर दिया। इस हौलनाक कत्ल का मुकदमा नूर मुकद्दम के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। केस चला तो 24 फरवरी 2022 को सेशन कोर्ट ने ज़ाहिर जाफिर को कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुना दी। रेप के इल्ज़ाम पर 25 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपये जुर्माना और अगवा के इल्ज़ाम पर इजाफी सज़ा दी गई। मार्च 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए रेप के इल्ज़ाम में भी सज़ाए मौत सुना दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट सज़ाए मौत को बरकरार रखा उनकी जानिब से। रेप इल्ज़ामात के तहत सज़ाए मौत को उम्र कैद और अगवा के इल्ज़ामात के तहत दी गई 10 साल की सज़ा को कम करके 1 साल में तब्दील कर दिया। इंसाफ हो गया है, मगर सवाल ये है कि क्या कोई सज़ा नूर को वापस ला सकती है? क्या कोई अदालत माँ को लगे इस ज़ख्म को भी भर सकती है? क्या कोई बाप की खामोश चीखों को मिटा सकता है? ये सिर्फ नूर मुकद्दम की कहानी नहीं, ये हर उस बेटी की पुकार है जो महफूज नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये क़यामत थी, और क़यामत को भला कोई कैसे भूल सकता है? अब सवाल यह है कि इस केस में सब सबूत वाज़े थे, हर एक जुर्म की CCTV फुटेज हमने देखी थी, वो मौजूद थी। उसके बाद भी 4 साल लग गए। क्या वजह रही? इसके पहलुओं पर भी बात करते हैं और इसके दीगर पहलुओं पर भी हम जायज़ा लेंगे। हमाद रुहेला, लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमाद, आपने वक्त निकाला। कल के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? ऑल्दो ये एक रहम की जो अपील की गई थी, इसमें हम देख रहे थे कि जो हमारे सामने समाअत रही, उसमें जो रिमार्क्स सामने आ रहे थे, एक्सपेक्टेड था ये फैसला, लेकिन आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और क्या एक जो हम देख रहे थे कल ट्रेंड चला हुआ था सोशल मीडिया पे कि क्या हर बच्ची को, हर विक्टिम को नूर मुकद्दम की तरह एक वेल ऑफ फैमिली से वो ताल्लुक़ रखेगी तभी ये फैसला आएगा, अदरवाइज़ वही जो हम देखते हैं कि पैसे देकर माफ़ी तलाफ़ी वाले मामला चलते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, ये बड़ा अहम फैसला है। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के जो जितने भी रिहायशी हैं उनको वो जून 2021 का दिन शायद नहीं भूलता, जब हमने सुना था कि इस्लामाबाद के इंतहाई मरकजी इलाके में इतना दिलखराश वाक़या पेश आया। तो फौरन हमें पता चला कि वहाँ से मुल्जिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, खून आलूदा कपड़ों में वहाँ से उसी रिहाइश से जो मुल्जिम की रिहाइशगाह थी वहाँ से CCTV फुटेज को भी कैप्चर कर लिया गया। और उस दिन से लेकर आने वाले 5 से 7 माह तक हमने देखा कि हमारी सिविल सोसाइटी बड़ी यकजा हो गई और हमारा मीडिया जो है उनकी आवाज बरकरार रखता रहा, लोगों तक पहुंचाता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 7 माह के कलील अरसे के अंदर ट्रायल कोर्ट ने इसका फैसला
दे दिया। उसके बाद तकरीबन 1 साल के अंदर हाई कोर्ट ने भी इस केस को सुना और इसकी अपील का फैसला कर दिया, और आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ ये केस फिक्स हो गया बल्कि इसको कंक्लूड भी कर दिया गया। अभी रिविजन का पड़ाव बाकी है, अभी प्रेसिडेंशियल पार्डन का पड़ाव बाकी है, लेकिन फिर भी दिस इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। सवाल ये उठता है कि हम क्या जितने बाकी लोग हैं, जितने बाकी मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, क्या हम उनको ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि उनके मुकदमात में जितना वक्त गुजर चुका है उसको तो पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन आने वाले 4 साल के अंदर अंदर उनके मुकदमात का भी फैसला हो जाएगा? मैं तो बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि मैं ये यकीन दहानी नहीं करा सकता, जिसके पेश नजर अगर मैं ये भी कहूँ कि ये कामयाबी या ये जीत हमारी निजाम अदलिया की नहीं है, ये कामयाबी या जीत हमारे इंसाफ की नहीं है, बल्कि ये सिविल सोसाइटी की और मीडिया की जीत है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये जीत जरूर है इसके मतलब, क्योंकि आप देखिए भारत में भी एक ऐसा ही केस आया था 2012 में, निर्भया केस, जिसमें पब्लिक प्लेस के अंदर एक खातून को का गैंग रेप किया गया था। उस केस को कंक्लूड होते हुए हमने देखा कि 7 साल लग गए थे, पाकिस्तान में तो इसको 4 साल के अंदर कंक्लूड कर दिया गया है। अगर तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट, लेकिन इसमें एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविल सोसाइटी या मीडिया अपना रोल प्ले करता ही रहे। माजी में भी हमने बड़े वाकयात ऐसे देखे हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस बन जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर मुतासरा फरीक जो है वो किसी आम फैमिली से, यानी एक आम आदमी के घर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वेल ऑफ फैमिली थी जिसमें एक इस चीज़ ने भी, इस फैक्टर ने भी बड़ा रोल प्ले किया, तो क्या ऐसे ही इंसाफ मिलता? और क्या ऐसे ही, या फिर वही हम देखते हैं कि दियत का कानून को हम जिस तरह से पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, गलत इस्तेमाल, कि जी माफ़ी तलाफ़ी एक प्रेशर क्रिएट करके मुतासरा फरीक की फैमिली को, लवाहिकीन को, उन पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है और फिर उनको पैसे अदा करके माफ़ी तलाफ़ी करके वहाँ से निकल जाते हैं मुजरिम। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये केस अगर 4 साल में कंक्लूड हो गया है तो ये एक अचीवमेंट है, लेकिन ये एक वक्ती कामयाबी है। अगर हम इसको मुस्तकिल बुनियादों पर अपनाना चाहते हैं तो हमें इन पिछले 4 सालों का तनकीदी जायजा लेना पड़ेगा। इंसाफ की तरसील जो है वो सिर्फ एक इदारे के ऊपर मुनहसर नहीं करती जिसको हम अदलिया कहते हैं, सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द नहीं घूमती जिसको हम जज समझते हैं। मेरे नजदीक उससे भी ज्यादा अहम रोल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन उन्होंने करनी होती है और ये मामला अदालत में के आने से पहले ही शुरू हो जाता है, और एक बार जो एविडेंस कलेक्ट कर ली जाती है उसको सुप्रीम कोर्ट तक चेंज नहीं किया जा सकता। इस केस को भी अगर आप देखते हैं, इस केस की फाइल को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एविडेंस कलेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। दियत के कानून के हवाले से जो हम देखते हैं कि जो दिहाइयों से इसका गलत इस्तेमाल होता है, उस एक फैमिली को प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती, अगर वो नहीं चाह रही, उनका उसमें विल नहीं है, फिर भी उनको पैसे देकर, देखिए यहाँ पे स्टेट का अर्ज़ लाता है कि स्टेट चाहे तो इसको लेकर आगे चल सकती है। स्टेट को चाहिए कि ऐसे मामलात की मुद्दत किया जाना चाहिए। हम यही दियत का कानून और यही जबरदस्ती की जो सुलह कर ली जाती है डरा धमका के लोगों को, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो कन्विक्शन रेट है वो ऑनर किलिंग के मामले में सिग्निफिकेंटली लो है कंपेयर टू जनरल मर्डर केसेस। जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हमाद, आप इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।